नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे जो वायरल फीवर जो हो रहा है आजकल, जो कि बहुत कॉमन है इस सीजन में, जो फ्लू और कोल्ड हो रहा है। उसके बाद भी जो आपका खांसी बचा हुआ रह जा रहा है, और वो खांसी इतना ज्यादा हो रहा है कि खांसते खांसते, बच्चा हो या जवान हो या बूढ़े लोग हो, वो उल्टी कर दे रहे हैं खांसते खांसते। और ये रात के टाइम में और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो आखिर इसका क्या इलाज है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बहुत सारा सिरप और ये दवाइयां ले चुके हैं, उसके बाद भी ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ऐसे केसेस बहुत देखने को मिले हैं। और आपका भी ये सवाल था कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, तो इसी पे हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ये जो खांसी है, ये टिपिकली जो है ड्राई कफ होता है, जो पोस्ट वायरल फीवर के बाद मैक्सिमम केसेस में देखिए वेट भी हो सकता है, गीला जो है बलगम भी निकल सकता है, बट ज्यादातर देखा गया है कि ये ड्राई कफ होता है। अब आपको मालूम है कि ड्राई कफ को सप्रेस करने के लिए जो है हम देते हैं कुछ जो है कफ सप्रेसेंट देते हैं। अब इसके लिए कौन सा सप्रेसेंट देंगे, कौन सा सप्रेसेंट अच्छा काम करेगा, थोड़ा मैकेनिज्म देख लीजिए। जब भी आपको फ्लू हो रहा है या कोल्ड हो रहा है, मोर और लेस थोड़ा बहुत सिम्टम्स ओवरलैपिंग है कोल्ड और फ्लू का, जो सर्दी जुकाम हम बोलते हैं, नॉर्मल जो भाषा में सर्दी जुकाम बोलते हैं, तो ये सिम्टम्स ओवरलैपिंग होता है। और इसमें देखा गया है कि ये सर्दी जुकाम 1 से 2 सप्ताह मैक्सिमम में ये ठीक हो जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी जो है टेक ओवर कर लेती है। बट बहुत बार ये देखा जा रहा है कि सर्दी जुकाम ये सब ठीक हो गया, बट खांसी आपका कम नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअसली खांसी होए जा रहा है। रात के समय सोने में काफी तकलीफ हो रही है, छोटे बच्चे हैं तो वो बच्चा रात भर खांसता जा रहा है। इसके पीछे क्या होता है कि ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, तो पोस्ट वायरल इन्फेक्शंस, जो पोस्ट जो यूआरटीआई एलआरटीआई बोल सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हुआ है वायरस से, ये जो हमारा अंदर का जो ये लंग्स के अंदर की जो चीजें हैं, ट्रैकियोब्रोंकियल जो एरिया है और जो लंग्स का है, वो क्या होता है, हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। हाइपर सेंसिटिव हो जाता है तो नॉर्मली जो है वहां से कफ इंपल्स नहीं जाता है ब्रेन तक, बट इतना ज्यादा ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है कि लोग कंटिन्यूअसली इंपल्स जा रहा है ब्रेन में, और ब्रेन में आपको मालूम है कि कफ का जो है इंपल्स सेंटर होता है, और फिर ब्रेन परसीव किया और फिर उसके बाद आपको खांसी होती है। तो ये जो जगह है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लेके पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है पाथवे, यही जो है इन्फ्लामेशन होता है, इसी का जो है ओवर एक्साइटेशन होता है, और इसी को हमको सप्रेस करना है, इसी को रोकना है। और इसी के लिए जो है हम दवाइयां देते हैं। अब जो दवाइयां हम देते हैं, आपको मालूम होगा, ऐसे तो कफ के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, एक वीडियो भी मैंने काफी डिटेल में बनाया है कि वेट कफ है, बलगम निकल रहा है, तो उसमें क्या देंगे, ड्राई में क्या देंगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे मेनली जो मैं बता रहा हूं कि सूखी खांसी है तो क्या देंगे। अब आपको देना है कफ सप्रेशेंट देते हैं। कफ सप्रेशेंट मतलब कि एंटी टसिव बोलते हैं उसको। एंटी टसिव मतलब कफ सप्रेशेंट। तो ये मेनली दो तरह का होता है, एक सेंट्रल एक्टिंग ब्रेन पे काम करता है, और एक पेरिफेरली एक्टिंग मतलब लोकल, ये लंग्स पे, गले पे, ये सब जगह काम करता है। सेंट्रल एक्टिंग वाला आपको पता होगा, जिसके अंदर कोडीन आता है, जिसके अंदर जो है डेक्स्टोरमिथोरफैन जो आता है, जो जो सिरप्स होते हैं कॉमनली मार्केट में, एस्कोरिल डी जो लगा हुआ रहता है, या ग्लिंटस डी जो लगा रहता है, वो डी डेक्स्टोरमिथोरफैन होता है। और साथ में आप कोरेक्स टोरेक्स जो देखते हैं, ये सब में कोडीन। तो सेंट्रल जो कफ सप्रेसेंट है, वहां पे क्या हो रहा है कि जो भी इंपल्स आपके लंग्स से, थ्रोट से, यहां से जो भी जा रहा है, ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री से जा रहा है, वो इंपल्स ब्रेन में जाता है, और फिर ब्रेन जो है वहां पे आपको कफ प्रोड्यूस होता है, आप खांसते हैं, उसको सप्रेस करता है, ब्रेन पे काम करता है ये कोडीन और डेक्स्टोरमिथोरफैन। तो ब्रेन पे काम करेगा तो ऑब्वियसली आपको नींद आएगी। और कोडीन के ऑब्वियसली बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, बहुत जगह बैन भी कर दिया गया है, 12 साल से कम के बच्चे को नहीं देते हैं। डेक्स्टोरमिथोरफैन देते हैं, बट ये बहुत ज्यादा पोटेंट नहीं है, वीक है। तो अब जो है दवा जो बनाया गया, वो है कि पेरीफेरी में काम करे, मतलब ब्रेन पे डायरेक्ट काम ना करे, जहां से इंपल्स जनरेट हो रहा है, जहां से सिग्नल ब्रेन को भेजा जा रहा है खांसने के लिए, वो सिग्नल को डिमाइन्यूट कीजिए, उस सिग्नल को नंब कर दीजिए, इनहिबिट कर दीजिए। समझिए कि यहां बहुत सारा वायर है और उससे सिग्नल ब्रेन को जा रहा है, उस वायर को आप काट दीजिए, कनेक्शन काट दीजिए। तो ये होता है पेरीफेरली एक्टिंग कफ सप्रेसेंट। इसके अंदर जो आता है, जो आप इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आता है, लीवोड्रोप्रो
पीजीन करके आता है, नाम काफी बड़ा है, लीवोड्रोप्रोपीजीन। जैसे कि इसके अंदर बहुत कॉमनली रेसवॉस नाम से आता है, रेपिटस नाम से आता है। रेसवॉस में हालांकि लीवोड्रोप्रोपीजीन है, साथ में क्लोरफेनिरामिन मैलिएट एंटीहिस्टामिनिक, ये भी पेरिफेरली एक्टिंग जो है कफ सप्रेसेंट है, मतलब लोकली यहाँ पे काम करेगा। हालांकि इसका भी नींद, इससे भी साइड इफेक्ट नींद आता है। और सेम अगर आज बोला जाए तो रेसवॉश या एक अदर कंपनी हो गई जैसे कि रेपिटस, तो इसके अंदर भी चीज वही होती है। तो ये दवाइयां मेनली जो है दी जाती है। ये देखा गया है कि बहुत अच्छा काम करता है। और इसका जो डोज होता है, जैसे कि बच्चे में 2 साल से लेके 6 साल तक कितना है, 6 से लेके 12, और 12 से ऊपर मतलब एडल्ट में, तो आपको तो मालूम ही है कि एडल्ट में हम लोग 10 ml करके 2 चम्मच करके जो है 3 बार देते हैं। 10 ml करके, 10 ml मतलब 60 मिलीग्राम करके 3 बार, 60 और फिर अगर जो है 12 से कम है, 6 से 12 में है तो 5 ml करके है दिन में 3 बार, और 2 से लेके 6 जब होता है तो इसमें 2 से 3 ml देते हैं। ये डोज मैंने दिया है, आप देख लें। मैंने पहले ही बताया है कि कफ सिरप में बहुत सारी वेराइटीज हैं। अगर कफ सिरप की हम बात करें तो उसमें एक आता है, थोड़ा सा चलिए उस पर गौर कर लेते हैं। एक होता है म्यूकोकाइनेटिक। म्यूकोकाइनेटिक है कि आपका जो ब्रोंकियल है, जो नली है, सांस नली है, उसका जो सीलिया है उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा और सेक्रीशन सब बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, तो म्यूकोकाइनेटिक होता है। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम सिट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब उसमें होता है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं म्यूकोलाइटिक, मतलब जो कफ जमा हुआ है उसको तोड़ता है, तो इसके अंदर आता है एम्ब्रोक्सोल, आता है ब्रोमहेक्सिन, आता है एसिटाइल सिस्टीन, आता है जो म्यूसिनेक नाम से आता है। अब ये हो गई वेट कफ की बात, कफ निकलेगा इस सबसे, या कफ पतला होके जो है टूट के बाहर निकलेगा, पतला होके। अब आती है कफ सप्रेसेंट, तो मैंने बताया कि एक सेंट्रली एक्टिंग डायरेक्ट, जो मेन सेंटर है यहाँ पे जो है ब्रेन को आदेश देता है कि भाई इतना ज्यादा मत खांसो। ब्रेन जो यहाँ का जो थ्रेशोल्ड है उसको बढ़ा देता है, तो थ्रेशोल्ड बढ़ा देगा तो नॉर्मली जो इंपल्स आ रहा था उससे आदमी को कफ नहीं होगा और पेशेंट को आराम मिल जाएगा। एक होता है पेरिफेरली एक्टिंग, मतलब जो है लंग्स या गले में यहीं पे काम करता है, और जो सिग्नल यहां से ब्रेन तक जा रहा था, इस सिग्नल को जो है एकदम कम कर देगा। इस सिग्नल को समझिए कि एकदम मॉडिफाई कर देगा या मॉड्यूलेट कर देगा, कम कर देगा, तो ब्रेन में जाएगा ही नहीं उतना सिग्नल। तो इसमें आता है जो मैंने ये दिया है दवाइयां। और एक होता है दवाइयां जो ब्रोंकोडाइलेटर्स होता है, और ब्रोंकोडाइलेटर्स के अंदर आते हैं जो सांस की नली को खोलता है, खासकर जो एस्थमा के पेशेंट है और सीओपीडी के पेशेंट हैं या ब्रोंकाइटिस है, ये सब उनके लिए ये भी जरूरी है कि कफ तो कम हो और जो स्पाज्म है, जो रास्ता बंद हुआ है, उसको भी खोले। अब बहुत बार ये भी होता है कि अगर जब ये भी नहीं काम करता है, और होता है जब ये भी काम नहीं करता है, तब इस केस में हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है और ऑप्शंस ज्यादा है नहीं। तो इस केस में हम बोलते हैं कि स्टेरॉइड, चूंकि अंदर में मैंने पहले ही बोला था कि इन्फ्लामेशन हुआ है, पोस्ट वायरल जो फीवर हुआ था या पोस्ट वायरल इन्फेक्शन हुआ था आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, उसके बाद इन्फ्लामेशन हुआ था, तो उस इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अब आपको स्टेरॉइड देने की जरूरत होगी। स्टेरॉइड्स में अगर लोकली लेंगे, इनहेलर के तौर पे लेंगे, तो साइड इफेक्ट कम होता है, तो 7 से 10 दिन तक आपको ये प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, जिसके अंदर फ्लूटिकासोन या बुडिसोनाइड होता है, फोराकोट नाम से आता है या बुडेकोट नाम से। ये जो है बच्चों के लिए भी अलग से आता है, उसका मीटर डोज इनहेलर, बड़ों का अलग जो है फॉर्मुलेशंस में आता है। बहुत बार ये देखा गया कि आप सब कुछ देख के थक गए हैं, सिरप आप ले लिए फिर भी नहीं कम रहा है, होम रेमेडी भी आपने पूरा जो है नुस्खा है वो भी आजमा लिया है, और साथ में ये भी ले लिया आपने रेसवॉश और रैपिटस का सिरप, और इससे भी नहीं काम चला, और आपने जो है इनहेलर भी ले लिया स्टेरॉइड्स का। तब इस कंडीशंस में जो है लास्टली हमको यही देना पड़ता है, दैट इज हमारा जो स्टेरॉइड होता है, ओरल स्टेरॉइड जो है सिरप जो आते हैं, दैट इज वो ये प्रेडनिसोलोन जो आता है, दैट इज ओमनाकोटिल नाम से, ओमनाकोटिल 4 जो है इसमें 15 मिलीग्राम पर 5 ml में होता है, और इसका भी मैं डोज दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और या तो प्लेन जो है हम लोग ओमनाकोटिल देते हैं, जिसके अंदर 5 मिलीग्राम होता है पर 5 ml में। एक हो गया ओमनाकोटिल 4 और एक हो गया प्लेन ओमनाकोटिल। बट बेटर है कि ये स्टेरॉइड है दवाइयां आपके डॉक्टर्स या कोई भी कफ सिरप हो आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें तभी आप लें। रात को भी क्यों परेशान होते हैं, इसका भी एक जस्ट एक थ्योरी दिया गया है कि नॉर्मली अगर हम चलते फिरते रहते हैं दिन में, तो जो चीजें हैं, जो यहाँ म्यूकस है, वो नीचे ग्रेविटेट कर जाती है, गले के अंदर चली जाती है,
जो है हम उसको निगल भी लेते हैं। बट रात में जो है वो ग्रेविटी का इफेक्ट जब खत्म हो जाता है तो उस जगह पे इरिटेशन और ज्यादा होने लगता है, वहीं जमा हुआ रहता है, इरिटेशन होता है तो और ज्यादा खांसी होती है। तो ये एक थ्योरी बताया गया। और एक कारण है कि ठंडी के समय में ज्यादा क्यों होता है, तो ठंडी जो होती है हवा, ठंडी हवा जो होती है ड्राई होती है, इरिटेटिंग होती है। और वो ड्राई इरिटेटिंग एयर जो है आपके जो पैसेज है रेस्पिरेटरी पैसेज में, यहाँ अंदर के सेल्स टिश्यूज को इरिटेट करता है और फिर कफ जो है इम्पल्स जनरेट होता है, ब्रेन तक जाता है और फिर खांसी होती है। और एक चीज की जो ठंडी हवा है वो जो है स्पाज्म करा देती है, सांस नलियां थोड़ा सिकुड़ जाती है, नीचे की सांस नलियां। तो उस सिकुड़न को, जो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, उसको रिलीज करने के लिए कफ होता है। तो ये याद रखिए कि ठंडे के दिनों में ज्यादा खांसी होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।